तो शादी होने से पहले जॉब लग गई थी, शादी होने के बाद लगी है? पहले प्राइवेट जॉब करता था और प्राइवेट जॉब करते करते ही मेरी शादी हो गई। कि माता पिता या आपकी पत्नी धर्मपत्नी का साथ मिला हुआ है तो मैं मानता हूँ आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। और मैं अपने परिवार का पहला सरकारी नौकर हूँ। तो जब आप प्राइवेट जॉब कर रहे थे, शादी आपकी हो गई, फिर आपको क्यों लगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहिए? ये कोरोना आता है बीच में। जी। कोरोना के टाइम पे हमारी जॉब चली जाती थी। प्राइवेट जॉब के साथ आपने अपनी इस तैयारी को कैसे किया? अपने जो ड्यूटी टाइम से अलग होता था, 3-4 घंटे में लगातार पढ़ता था। तो अभी सुशील आप किस पोस्ट पर तैनात हैं? सर मैं भी पॉइंट्समैन के रूप में कार्यरत हूँ दिल्ली में। और ट्रेनिंग के बाद ये बढ़ जाती है सैलरी या सर हर साल इंक्रीमेंट तो रेलवे देते हैं। जैसे कोई भी नया बच्चा है, वो तैयारी कर रहा है, ग्रुप डी की, वो भर्ती हो गया पॉइंट्समैन के पद पर, वो प्रमोशन ले सकता है क्या है? सबसे ज़्यादा प्रमोशन रेलवे के अंदर आते हैं। आप जब पेपर दे रहे थे, जब आपके पेपर में बचे थे 60 से 65 दिन, आपने कैसे तैयारी की थी? अगर आप अपने सब्जेक्ट को मजबूत बनाओगे तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये बात आप डेली जब भी मेरी यूट्यूब पे कोई क्लास होती है, मैं अक्सर ये बात बोलता हूं। लेकिन आज क्लास में नहीं, आज मैं आपको उस भाई से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं जो इस समय फिलहाल में गवर्नमेंट जॉब में है और अभी पेपर की डेट भी आ गई है ग्रुप डी की। तो कई सारे बच्चे हैं क्या, जब से एग्जाम की डेट आई है तो वो डिमोटिवेट हो रहे हैं। आप डिमोटिवेट देके नहीं गए, कई सारे बच्चों के क्वेश्चन आए, कई ने मैसेज तक किए, कई ने फ़ोन तक भी किए। आप हर जगह मैसेज कर रहे हैं कि भैया आप कैसे एग्जाम की तैयारी होगी, कोर्ट में केस चल रहा था, एग्जाम की डेट आ गई है, अब एकदम कैसे तैयारी करूंगा। तो इन सभी क्वेश्चनों का आज मैं जवाब दूंगा। लेकिन अगर मैं जवाब देता तो कई बार आपको लगता कि यार पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं रेलवे में जॉब नहीं कर रहा। आज इन सभी क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए मेरे साथ में बैठे हैं सुशील कुमार प्रजापति जी। तो आपके मन में जितने भी क्वेश्चन रहते हैं रेलवे ग्रुप डी को लेकर या गवर्नमेंट जॉब को लेकर, कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि सुशील एक रेलवे ग्रुप डी की बात नहीं करेगा, इसने बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। इसने करीब 20 एग्जाम के आसपास क्वालिफाई किए हैं। ये अपनी जर्नी बताएंगे कैसे इन्होंने तैयारी की। तो सुशील भाई आपका स्वागत है अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप, पहले तो आप ये बताइएगा। नमस्कार सर, बहुत बढ़िया सर, आप बताओ आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकालकर आप अड्डा के ऑफिस में पहुंचे हो। और सबसे बड़ी बात गर्व की ये है कि आपने मुझसे बोला कि भैया मेरी नाइट ड्यूटी थी, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने आपसे कहा यार आना तो पड़ेगा, बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं। आपने अपनी फैमिली को बैक किया, आपने घर वालों से बात करना लाजमी नहीं समझा कि पहले बच्चों से बात करूंगा। ये एक अच्छे व्यक्ति का दायित्व जो आपने निभाया है, उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज सबसे पहले मैं बच्चों के सामने आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा कि कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका, किस पोस्ट पे आप जॉब कर रहे हैं। वो सारे क्वेश्चन मेरे नहीं, बच्चों के मन में हो सकते हैं। तो सुशील जी। मेरा नाम सुशील कुमार प्रजापति, मैं सहारनपुर का रहने वाला हूं। और फैमिली बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो मेरे माता पिता किसान हैं, एक मेरा बड़ा भाई है वो भी किसान खेती कर रहे हैं, और मेरी शादी हो चुकी है और फिलहाल में वाइफ भी है। तो एक मेरा बेटा है और अभी फिलहाल में मैं रेलवे में जो ग्रुप डी के अंदर पॉइंट्समैन के पद पर कार्यरत हूँ दिल्ली में। अच्छा, अभी आपने कहा कि फैमिली में कोई जॉब नहीं करता है, शादी हो गई है, तो शादी होने से पहले जॉब लग गई थी, शादी होने के बाद लगी है? नहीं, मैं शादी से पहले प्राइवेट जॉब करता था और प्राइवेट जॉब करते करते ही मेरी शादी हो गई थी। तो शादी होने के बाद तो बहुत सारे कई लोग कहते हैं यार शादी हो गई, अब तैयारी नहीं हो पाएगी, अब गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाएगी, मतलब जॉब लग पाएगी, गवर्नमेंट जॉब लग पाएगी, नहीं लग पाएगी, या पढ़ पाओगे नहीं पढ़ पाओगे, इसको लेके बहुत कंफ्यूजन रहता है। आपने कैसे किया ये? उसमें सर ये होता है कि अगर आपके घर में फैमिली सपोर्टिव है आपकी, मैं मानता हूँ अगर आपके साथ में आपके माता पिता या आपकी पत्नी धर्मपत्नी का साथ मिला हुआ है तो मैं मानता हूँ आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। और मेरे को वो सपोर्ट मिला है मेरी फैमिली से, साथ में मेरी पत्नी बहुत अच्छा, मैं मतलब जिस टाइम पे पढ़ाई करते थे उन चीज़ों का बहुत मेरे को सपोर्ट मिला है। तो उसी चीज़ का आज फल है कि मैं आज सरकारी नौकरी में हूँ और मैं अपने परिवार का पहला सरकारी नौकर हूँ। हमारे परिवार में इससे पहले कोई सरकारी नौकरी नहीं थी। अच्छा, तो यार बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अभी आपने कहा कि मैं ना सर प्राइवेट जॉब कर रहा था, तो जब आप प्राइवेट जॉब कर रहे थे, शादी आपकी हो गई, फिर आपको क्यों लगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहिए? सर ये बात है सर 2020 की, जब मेरी आपसे बात हुई थी जी। हम और आप मिले थे, उस टाइम पे मैं प्राइवेट जॉब कर ही रहा था। तो ये कोरोना आता है बीच में जी। कोरोना के टाइम पे हमारी जॉब चली जाती थी। उस टाइम पे मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे वर्किंग था। अच्छा। और जॉब चली गई तो सर एकदम से जीरो हो गए थे। तो फिर आपसे मुलाकात हुई, आपसे कहा सर पढ़ना है, तो आपने कहा कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ो। तो उसी टाइम से सर सोच लिया था कि प्राइवेट भले ही करूंगा लेकिन जाऊंगा सरकारी क्षेत्र में। और प्राइवेट नौकरी मेरे पास बहुत अच्छी नौकरी थी, आपको तो पता ही है सर, एक मैनेजर के रूप में मैं कार्यरत था। और उसके बाद में मैनेजर की नौकरी छोड़ के फिर मैं रेलवे में आया था। आपने प्राइवेट जॉब को कब रिजाइन किया?
सर मैंने प्राइवेट जॉब को अप्रैल 2023 में रिजाइन कर दिया था। मतलब गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद? हाँ जी। जब तक आपकी गवर्नमेंट लगी नहीं, जब तक आप प्राइवेट? मैं प्राइवेट जॉब करता रहा सर। तब कितने घंटे आप वहाँ जॉब करते थे? सर टोटल 9 घंटे वर्किंग होता था, लेकिन कभी कभी थोड़ा एक्स्ट्रा, क्योंकि प्राइवेट जॉब है तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम तो आपको देना पड़ेगा। सुबह ही हम 9 बजे निकल जाते थे, 6-7 बजे तक हम वापस अपनी जो काम पे वो मतलब घर पे आ जाते थे। प्राइवेट जॉब के साथ आपने अपनी इस तैयारी को कैसे किया, कैसे सिलेबस कंप्लीट किया? बहुत बड़ा टास्क है यार। सर टास्क तो है, लेकिन वही है कि अगर फैमिली सपोर्टिव है तो सब चीज़ें हो पाती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में मैं एग्रीकल्चर से पढ़ा हूँ, तो मैथ से और रीजनिंग से और साइंस से तो मेरा दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं था जी। वो मैंने आपको बताया भी था, आपने फिर उस टाइम पे कुछ मेरे को नोट्स दिखाए, उनसे तैयारी की, कुछ खुद भी तैयारी की। तो वो बहुत बड़ा मेरे जीवन में एक फंडा था कि मैं जो इस चीज़ को पढ़ लेता तो वो हमेशा मेरे याद ही रहती थी। अच्छा। और उस अगर मैंने एक ये है कि अगर एक बार कोई चीज़ रिवाइज की तो दोबारा मैं उसको भूलता नहीं था। वो मैंने आपको बताया भी था, सर ऐसी ऐसी ये चीज़ है, आप मेरे को बुक बताओ, पढ़नी मुझे है, तैयारी तो मैं करूंगा ही। तो उसका मेरे को बहुत बड़ा लाभ मिला और लगातार तैयारी करता रहा। अपने जो ड्यूटी टाइम से अलग होता था, 3-4 घंटे में लगातार पढ़ता था। दिन में जैसे मैं पीडीएफ से तैयारी कर लेता था, कोई सब्जेक्ट मेरा अच्छा कवर हो गया तो मैं उसको फिर पीडीएफ से रिवाइज कर लेता था। बाकी जैसे मैथ्स और रीजनिंग की मैं रेगुलर प्रैक्टिस सेट और उसके चाहे बुक से की है चाहे मैंने ऑनलाइन की है, वो मैं लगातार तैयारी करता रहा सर। तो अभी सुशील आप किस पोस्ट पर तैनात हैं? सर मैं भी पॉइंट्समैन के रूप में कार्यरत हूँ दिल्ली में। अच्छा जी। तो मतलब आप रेलवे ग्रुप डी के माध्यम हाँ से जी, रेलवे ग्रुप डी के द्वारा भर्ती हुए? जी सर। और आप इस समय पॉइंट्समैन के पद पर कार्यरत हैं? जी। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन चलो उसी के लिए होगा, क्योंकि बच्चे ज्यादातर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं जो आपको सुनेंगे। ग्रुप डी में काम कितने घंटे का होता है? सर काम की अगर मैं बेसिक बात करूँ, हर जगह के अलग अलग काम होता है। अगर मैं भारत में सभी जगह की बताऊँ, मेरी जो स्टार्टिंग ज्वाइनिंग थी वो छत्तीसगढ़ से थी और मैं ट्रांसफर लेकर दिल्ली आया हूँ। अच्छा। तो जो आपका छोटा स्टेशन है, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर टोटल 16 डिपार्टमेंट पड़ते हैं, 16 अलग अलग पदों पर भर्ती होती है। तो उनमें अलग अलग पदों के अलग अलग टाइम होता है। जैसे मैं पॉइंट्समैन हूँ तो कुछ पॉइंट्समैन की ड्यूटी अलग अलग जगह पे 12 घंटे भी है, 10 घंटे भी है, और मिनिमम तो 8 घंटे आपकी ड्यूटी रहेगी। मेरी ड्यूटी 8 घंटे में भी है यहाँ पे। अच्छा, आपकी 8 घंटे ड्यूटी है, उसके बाद फैमिली है, परिवार, सब लोग हैं। जी जी। तो मतलब अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है प्राइवेट जॉब के? बहुत अच्छा चल रहा है सर। आगे का क्या प्लान है आपका? सर आगे का प्लान, अभी जो मेरा नेक्स्ट फोकस है वो मेरा यूपीएसआई पे है। मेरे को यूपीएसआई क्रैक करनी, क्योंकि पिछली बार की जो भर्ती में मैं फाइनल आउट यूपीएसआई से हुआ था, मेरा बहुत अच्छा एग्जाम हुआ था, लेकिन फाइनल मेरिट आउट हो गया। तो अब की बार मेरे को लग रहा है कि मैं यूपीएसआई क्रैक कर दूंगा। अच्छा, अभी आपने कहा कि मैं पिछली बार यूपीएसआई के फाइनल में निकल गया था, क्या आपने रेलवे ग्रुप डी से कोई और भी एग्जाम दिए? सर एग्जाम तो मैंने बहुत सारे दिए हैं। मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने आपसे तैयारी स्टार्ट की थी उस टाइम पे 2020 में, मेरा फर्स्ट एग्जाम जो क्लियर हुआ था वो दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्लियर हुआ। अच्छा। दिल्ली पुलिस और जेल वार्डर, यूपी जेल वार्डर, दो ये भर्ती आई थी, उस दोनों एग्जाम मेरे क्लियर हुए। तो दिल्ली पुलिस में मैं हाइट में बाहर कर दिया था और यूपी जेल वार्डर में 0.5 नंबर से आउट हो गया था। अच्छा, फाइनल मेरिट। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप जो सपना देख रहे हैं और जो आप मेहनत कर रहे हैं वो आपकी सफल हो। आप ग्रुप डी में इस समय पॉइंट्समैन के पद पर तैनात हैं। जी। बच्चों का क्वेश्चन आता है, सर ग्रुप डी जब हम ज्वाइन करते हैं, 16 डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, सैलरी क्या होती है? बेसिक पेज होता है आपका, वो क्या होता है? सर सब डिपार्टमेंट की अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर जैसे आप पॉइंट्समैन हो उसकी सैलरी तो हमारी जो सैलरी बनती है स्टार्टिंग में सर, वो भी उसका भी सर फंडा होता है। रेलवे के अंदर 3 सिटी पड़ती है, XYZ। अच्छा। एक्स सिटी हमारे जैसे दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, चंडीगढ़, जो बड़े बड़े शहर है इनको एक्स सिटी में लेते हैं। वाई सिटी में जो इनसे छोटे शहर है, और जेड सिटी जो अदर रूरल एरिया है उनमें लेते हैं। अच्छा। तो दिल्ली के अंदर आपको 30% भत्ते मिलते हैं सारे। अच्छा। और जो आपके वाई सिटी में है वो 20% और जेड सिटी में आपको 10%। तो उस तरीके से सैलरी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन एवरेज अगर बात करूँ तो स्टार्टिंग में आपको जब सैलरी वो 30 से 32 हज़ार रुपये में आपको ट्रेनिंग टाइम पर स्टार्टिंग हो जाती है। और ट्रेनिंग कितने टाइम का होता है इसमें? सर वो डिपार्टमेंटल वो होता है, जैसे हम पॉइंट्समैन की ट्रेनिंग होती है वो टोटल 30 डे प्लस कुछ फिल्टरिंग, मतलब 60 डे का टोटल टाइम पीरियड होता है। बाकी और डिपार्टमेंट में कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं उनमें ट्रेनिंग भी नहीं होती है, उनमें डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाती है। अच्छा, ग्रुप डी में 16 डिपार्टमेंट आते हैं, कुछ में ट्रेनिंग होती है, कुछ में ट्रेनिंग नहीं होती है। सैलरी सबकी अलग अलग होती है? सैलरी वो सर उसके फिर फील्ड के, जैसे अब ये ट्रैक मेंटेनर है, ट्रैक मेंटेनर को कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, क्योंकि वो लोग पटरी पर काम करते हैं और उनको कुछ हार्ड रिस्क अलाउंस देता है रेलवे कि भाई आप लोग पटरी पर काम कर रहे हो, आप 8-8 10-10 किलोमीटर आप जा रहे हो आ रहे हो, तो उनको कुछ हार्ड रिस्क मिलता है। ऐसे ही कुछ ट्रैक मशीन वाले हैं उनको भी हार्ड रिस्क मिलता है। तो ये अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर होता है उनको, फिर वही 35-40 हज़ार हो जाती है। तो इस तरह 30-32 तो सर मिनिमम सैलरी बनती है। आपने कहा जब हम लोग ज्वाइन करते हैं ट्रेनिंग के बाद तो 30-32 हज़ार मिलती है जी।
और ट्रेनिंग के बाद ये बढ़ जाती है सैलरी या इसी सर में? हर साल इंक्रीमेंट तो रेलवे देते हैं, उससे अलग जो टीडीए बढ़ता है आपका वो अलग से मिलता है। मतलब सैलरी हर साल आपकी इंक्रीज होती है और साल में जो जितनी बार आपका डीए बढ़ेगा उतनी बार आपकी सैलरी तो इंक्रीज होगी सर। तो अभी 2025 चल रहा है, आप 2025-23 में भर्ती हुए थे, जी जी अभी आपकी सैलरी क्या होगी? सर अभी मेरी जो सैलरी है वो 40 to 45 के बीच में अराउंड होती है। अच्छा, जी तो जैसे कोई भी नया बच्चा है, वो तैयारी कर रहा है ग्रुप डी की, वो भर्ती हो गया पॉइंट्समैन के पद पे, जी वो प्रमोशन ले सकता है क्या यहाँ रेलवे में? सर रेलवे में जो प्रमोशन है वो सबसे ज्यादा प्रमोशन रेलवे के अंदर आते हैं और डिपार्टमेंटल एग्जाम देखा आप रेलवे ग्रुप डी की इससे और आप डायरेक्ट सेकंड क्लास ऑफिसर तक आप प्रमोशन ले सकते हो। किस क्लास मतलब किस ऑफिसर तक जा सकते हैं? हाँ इसमें जो सेकंड क्लास ऑफिसर में बहुत जॉब आती है, जैसे डीओम होता है, सीनियर डीओम होता है या डीएससी होता है, ऐसे मतलब ये सेकंड क्लास ऑफिसर होता है। जो अगर रेलवे की बात करूँ आईआरटीएस से आते हैं या इससे आते हैं यूपीएससी से आते हैं, में डायरेक्ट आते हैं, यहाँ से आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर एग्जाम देके जा सकते हो। जी। और मान लो कोई ऐसा बच्चा भी है जो पढ़ने में थोड़ा वीक रहा हो, एग्जाम हो गया और सिलेक्शन हो गया, अब आगे उसका पढ़ने का मन ना हो, बिना एग्जाम के सिलेक्शन वो होते हैं क्या प्रमोशन? प्रमोशन होता है वो सिर्फ एमएससीपी पे होता है, फिर वो 10-10 साल 15-15 साल में वो रेलवे प्रमोशन देती है। तो पहला प्रमोशन कितने साल पे, जैसे मान लो तुम पॉइंट वन हो, जी अगला प्रमोशन कितने साल पे होगा, किस पोस्ट के लिए सर होगा? वो फिर लेवल का प्रमोशन होता है। आप पद तो आपके पास यही रहेगा, लेकिन आपको उसमें जैसे स्टार्टिंग में इसको ग्रुप डी को लेवल 1 की भर्ती बोलते हैं, फिर आपका लेवल 2 3 साल के अंदर लेवल 2 हो जाता है। ऐसे ही लेवल 3 फिर अगले 10 साल में लेवल 3 को हो जाता है। लेवल 4-5 तक फिर रिटायरमेंट कर देते हैं अगर आप कोई भी एग्जाम नहीं देते। अच्छा देखो सुशील यार, आपसे मैंने जितने क्वेश्चन पूछे आपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से बताए हैं। अभी हुआ क्या, 2024 की भर्ती, 2024 में रेलवे ने पहली बार कैलेंडर इशू किया जी और 2024 का ये लास्ट भर्ती थी ग्रुप डी की, लेकिन 2024 में नहीं आ पाई, 2025 में आई, जनवरी में आई थी भर्ती को लेकर थोड़ा डिस्प्यूट रहा बच्चों में, 10वीं पास और वो ITI वाला जो चल रहा था। भर्ती दिल्ली कैट में गई, फिर दिल्ली हाई कोर्ट के पास गई, अब फिर कैट के पास आ गई। तो हमें लग रहा था कि पेपर की डेट अभी नहीं आएगी, हम भी उस हिसाब से पढ़ा रहे थे, बच्चे उस हिसाब से पढ़ रहे थे। अब अचानक में डेट आ गई है, अभी कैट में केस चल रहा है और अचानक में डेट आ गई है। तो कई सारे ऐसे बच्चे जो डिमोटिवेट हो रहे हैं ऐसे समय पे, जब पेपर में बचे हैं सिर्फ 60 से 65 दिन, या आप जब पेपर दे रहे थे, जब आपके पेपर में बचे थे 60 से 65 दिन, आपने कैसे तैयारी की थी? थोड़ा सा बच्चों को गाइड करोगे आप? सर जब तैयारी की बात आती है, ऐसे ही हम लोगों का एग्जाम आउट हुआ था जब 2022 में हमारा ये अगस्त में जुलाई अगस्त के आसपास एग्जाम स्टार्टिंग हुआ था रेलवे का। तो हम लोगों ने उसी टाइम पे, मेरा 2021 में एग्जाम हुआ था यूपी सब इंस्पेक्टर का। यूपी सब इंस्पेक्टर में फाइनल मेरिट आउट था। तो तैयारी तो रेगुलर ही थी सर। मेरा कभी एक एम ये नहीं रहा है कि मेरे को एक ही एग्जाम देना है। मेरा हमेशा लक्ष्य ये था कि मेरे को अपने सब्जेक्ट मजबूत बनाने हैं। मेरे को किसी एग्जाम पे फोकस नहीं था कि भाई मेरे को रेलवे ग्रुप डी देना है या मुझे दिल्ली पुलिस देना है, नहीं सर। मैं हमेशा अपने सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रखता था। जैसे मैथ्स में हमेशा स्ट्रॉन्ग रखता, चाहे कोई भी भर्ती आई, मेरा मैथ्स आज भी स्ट्रॉन्ग है, मैं तैयारी हमेशा करता रहता हूँ। ऐसे ही मेरी जीएस स्ट्रॉन्ग थी, मेरी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग थी, जीएस मेरी बहुत अच्छी। तो मतलब मैं अपने सब्जेक्ट को मजबूत बनाता था। और मैं तो बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है तो वो, अगर आप अपने सब्जेक्ट को मजबूत बनाओगे तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। जैसे अभी मैं अगर फिलहाल में कोई भी एग्जाम दे रहा हूँ तो मेरा ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें मैं फाइनल मेरिट तक ना जा पा रहा हूँ। भले ही मेरा फाइनल में सिलेक्शन ना होता हो, लेकिन मैं फाइनल मेरिट क्रॉस कर देता हूँ, उस एग्जाम को बिल्कुल क्रैक फर्स्ट स्टेज पर निकाल देता हूँ। अभी कोई भी एग्जाम आता है। अभी हमारे पास बचे 60 से 62 दिन, बच्चा कहीं डिमोटिवेट भी हो रहा है, यार कैसे होगा क्या होगा, तो ऐसे टाइम पे आप बच्चों को क्या कहना चाहोगे? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अभी आप लोग करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान दें, जीएस पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि करंट अफेयर और जीएस का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है इस एग्जाम में, और साइंस का सबसे ज़्यादा वेटेज। तो इसको लेके चले, सुबह क्लास आती है, आपकी भी आती है सर, सुबह 7 बजे जो जीएस जी के करंट अफेयर की क्लास आ रही है उसको आप रेगुलर लीजिए। उससे अलग मैंने एक दिन पवन सर को कहा था कि सर जीके पे काम कीजिए, क्योंकि 2019 की भर्ती में जब हम लोग पवन सर से जुड़े थे तो उस टाइम पे इन्होंने कुछ नोट्स दिए थे मुझे। उन नोट्स की तो मैं इतना वो मानता हूँ, मेरे पास आज भी वो नोट्स रखे, कभी मेरा मौका लगा तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। तो मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, अभी हम और पवन सर दोनों एक बुक पर काम कर रहे हैं, जो जीएस की बुक है, अगले 10 से 15 दिन के अंदर वो बुक ले आएंगे। मैं भी उस पर काम कर रहा हूँ, पवन सर के साथ लग के ही काम कर रहा हूँ। तो आप वो बुक पढ़ना, आप लोगों को लगा कि एक टीचर के साथ साथ जब एक सिलेक्टेड लड़का या मतलब स्टूडेंट कह लो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगता है तो कुछ अलग ही आपको आउटपुट मिलेगा उस बुक से। तो मेरे तो कहना है आप सुबह करंट अफेयर की क्लास कीजिए रेगुलर, और वो बुक पढ़ना, तो आपको कुछ ना कुछ एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी उससे। तो
तो दोस्तों मैं सुशील के बारे में आपको बस संक्षिप्त में यही बताना चाहूँगा। सुशील ने 2019 में जो ग्रुप डी का फॉर्म फिल किया था तो उस समय लगभग 2 करोड़ बच्चों ने फॉर्म फिल किए थे और वैकेंसी थी शायद 1 लाख प्लस वैकेंसी थी और 2022 में इसका पेपर हुआ था, 2023 में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। उन 2 करोड़ बच्चों में इसकी 292 रैंकिंग थी। अब आप समझ सकते हैं ये भाई कितना इंटेलिजेंट होगा। 2022 के आसपास की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने इन्हें अपने हैंड रिटन नोट्स दिए थे। वो हैंड रिटन नोट्स को मैं अब बस कन्वर्ट कर रहा हूँ अपनी एक बुक के रूप में, जो रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल रहेगी। बहुत जल्दी हम उस पर काम कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी आप तक पहुंचे, आप सबका सिलेक्शन हो उस बुक के माध्यम से। तो यार लगे रहो। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसे आज हमने सुशील का इंटरव्यू किया है, जल्द से जल्द आप भी आएँ अपने अड्डा ऑफिस में और अपना इंटरव्यू दें। बेस्ट ऑफ लक यार आप सब बच्चे जो एग्जाम देने जा रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद यार आप आए। अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं टाइम मिल पाता यार, 8 घंटे 10 घंटे जॉब करना, उसके बाद फिर नींद भी यार, क्योंकि नाइट शिफ्ट में करने के बाद बंदा सोएगा ना कम से कम। तो नाइट शिफ्ट थी, अब घर जाना था, लेकिन मैंने कहा यार आ जाओ ऑफिस आना, तो इस पे आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुशील भाई, थैंक यू सो मच। और बस भगवान से प्रार्थना है कि आप इस बार एग्जाम देने जाओ, आप सबका एग्जाम क्वालिफाई हो। मेहनत करो। लास्ट में एक लाइन जो मैं हर बार बोलता हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डरते डरते कभी नौका पार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। मैं भी 2 लाइन बोल दूं, सर ने बिल्कुल 2 सर, लाइन बिल्कुल। बोली है कि वो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, और ये मेरे खुद के द्वारा लिखी गई लाइन है कि मन के सोचे सपने देखे, हर रोज सफर में अपने देखे, और जिनको समझ बैठे थे अपना, वो था मन का सोचा सपना। तो मैं तो ये कहूंगा कि मन का सोचा सपना नहीं बनाना है, आपने जो सपना देखा उसको पूरा करना है। तो इसलिए लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, और बेस्ट ऑफ लक।